निवेदिता हिंदी एवं विधिक कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम वृत्तिक सदाचार एवं वृत्तिक दायित्व पद्धति विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का प्रश्न है, न्यायालय की अवमानना से क्या तात्पर्य है? सिविल अवमानना आपराधिक अवमानना से किस प्रकार भिन्न है? What is meant by contempt of court? How does a civil contempt differ from a criminal contempt? इसके साथ साथ हम अवमानना के अपवाद पर भी चर्चा करेंगे। संक्षेप में ब्रीफ में एक्सेप्शन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझना, न्यायालय की अपनी गरिमा है, उसका वातावरण अत्यंत शांत एवं गंभीर होने की अपेक्षा की जाती है। पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं का भी यह कर्तव्य है कि वे ऐसा कोई कार्य या आचरण न करें जिससे न्यायालय की गरिमा को आघात पहुंचे या उसकी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हो। यदि ऐसा कार्य किया जाता है, ऐसा कोई भी कार्य जो न्यायालय के अवमान की परिधि में आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 129 माननीय उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा प्रदान करता है तथा उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य दो बातों से है। नंबर 1, ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्रवाइयां लिखित होती है, उन्हें सर्वदा संजोए रखा जाता है ताकि भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय प्रेसिडेंट के रूप में प्रस्तुत की जा सके। द्वितीय, ऐसे न्यायालय को अपने अवमान के लिए किसी व्यक्ति को दंड देने की भी शक्ति होती है। यह शक्ति अभिलेख न्यायालय की प्रकृति में निहित है। भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय को अभिव्यक्त रूप से यह शक्ति प्रदान करता है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय अवमान दो प्रकार के होते हैं, सिविल और आपराधिक। सिविल अवमान का अर्थ है न्यायालय के किसी डिक्री, निर्णय, आदेश, निर्देश, रिट या किसी अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या न्यायालय को दिए हुए किसी वचन को तोड़ना। इसी प्रकार आपराधिक अवमान का अर्थ है ऐसे विषय के प्रकाशन, चाहे वो मौखिक हो या लिखित, या ऐसे कार्यों के करने से है जो न्यायालय की निंदा करते हो या ऐसी प्रवृत्ति वाले हो या उसके प्राधिकार को कम करते हो या ऐसी प्रवृत्ति वाले हो या न्यायालय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हो या न्यायिक कार्रवाइयों में बाधा डालते हो या ऐसी प्रकृति वाले हो, आपराधिक अवमानना मानी जाएगी। किंतु निम्नलिखित कार्य या प्रकाशन न्यायालय का अवमान नहीं माने जाएंगे। नंबर 1, निर्दोष प्रकाशन व उनका वितरण। निर्दोष प्रकाशन और उसका वितरण। अपराध शास्त्र का नियम है कि कार्य प्लस गिल्टी माइंड इज इक्वल टू लायबिलिटी। किसी भी अपराध के लिए कोई व्यक्ति तब दोषी माना जाएगा जब वो कार्य को करते समय उसकी मानसिकता दूषित है, आपराधिक मनस्थिति है, गिल्टी माइंड है। लेकिन यहां पर निर्दोष प्रकाशन और उसका वितरण है तो फिर गिल्टी माइंड नहीं माना जाएगा। अब निर्दोष प्रकाशन व उनका वितरण निर्दोष है या नहीं है, ये तय करना कोर्ट का काम है। कोर्ट यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार आपने देखा
निर्दोष प्रकाशन व उसका वितरण अवमानना में नहीं आते। नंबर 2, न्यायिक कार्यों की रिपोर्ट का सही व उचित प्रकाशन। जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, न्यायिक कार्य है, रिपोर्टों का सही और उचित प्रकाशन। कल केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, केजरीवाल की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, केजरीवाल के मामले में फैसला सुरक्षित। तो ये जो न्यायिक कार्रवाइयों की रिपोर्टों का सही और उचित प्रकाशन जो है, कंटेम्प्ट नहीं है। इसी प्रकार से न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना, आप न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना कर रहे हैं, ये कंटेम्प्ट नहीं है। आपने देखा ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य के मामले में कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ वही होगा जो विधानमंडल दे रहा है, चाहे उचित है चाहे अनुचित है। और वही सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के मामले में कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जस्ट, फेयर, रीजनेबल एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। मेनका गांधी के मामले में वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, युक्ति युक्त होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। हम कहेंगे यह बात सुप्रीम कोर्ट ए.के. गोपालन के मामले में भी तो कह सकता था। यहां आप न्यायिक निर्णयों की, न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट नहीं है। इसी प्रकार से नंबर 4, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध की गई, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध की गई ईमानदारीपूर्ण शिकायत भी कंटेम्प्ट नहीं है, तथा न्यायालयों की गुप्त बैठकों की कार्रवाइयों की रिपोर्ट का सही व उचित प्रकाशन भी कंटेम्प्ट नहीं है। ध्यान से सुनना, न्यायालय अवमान के लिए 6 माह की सजा या 2000 रुपए जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। और विशेष बात, न्यायाधीशों को भी अपने न्यायालय की अवमान के लिए दंडित किया जा सकता है। यानी न्यायाधीशों को भी, अगर जज साहब के जेब में मोबाइल की घंटी बज गई तो जज साहब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेस गुजरात राज्य के मामले में गुजरात के नाडियार शहर में 25 सितंबर 1989 को एक ऐसी घटना घटी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। प्रस्तुत मामले में स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने, जो किसी मुकदमे में जज साहब से नाराज थे, गुजरात के नाडियार शहर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री पटेल से नाराज थे और उन्होंने इस मामले में श्री पटेल को मारा पीटा, बलपूर्वक शराब पिलाई और हथकड़ी लगाकर तथाकथित आरोप लगाकर कि उन्होंने राज्य कानून के उल्लंघन में शराब का सेवन किया था और जांच के लिए पैदल अस्पताल ले गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसी दशा में उनकी फोटो खिंचवाई जो देश भर के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। इस दुर्घटना से न्यायालय की गरिमा को बहुत गहरा धक्का पहुंचा। अनेक अधिवक्ता संघों ने इन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और न्यायालय की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए आर्टिकल 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश श्री सहाय को, जस्टिस सहाय को नियुक्त किया।
इन अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना के लिए कार्रवाई की गई। तो देखिए, जब जस्टिस सहाय ने इन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की, तो पुलिस अधिकारियों ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के अंतर्गत केवल 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 अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, किसी अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना के लिए दंड नहीं दे सकता। यह तो केवल केरल हाईकोर्ट को ही जो है, सॉरी केरल नहीं, ये तो केवल हाईकोर्ट को ही ऐसी शक्ति प्राप्त है, क्योंकि गुजरात के नाडियाड शहर की घटना केरल थोड़ी होगा इसमें। ये तो केवल हाईकोर्ट ही ऐसी शक्ति प्राप्त करता है। अब मैं आपसे यहां पर एक प्रश्न करता हूं कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, और संघात्मक संविधान में संविधान की व्याख्या करने का काम पुलिस वालों का है या माननीय उच्चतम न्यायालय का है? सुप्रीम कोर्ट का है। और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि 129 में सुप्रीम कोर्ट केवल अपने न्यायालय के अवमानना के लिए दंडित कर सकता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट की अवमानना के लिए नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 129 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में बैठता है, तो अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट की अवमानना के लिए भी दंडित कर सकता है, और पुलिस वालों को दंडित किया गया। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेस गुजरात राज्य का मामला। इसी प्रकार बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय सरदार सरोवर परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोल गई। अब आप देखना कि चाहे मौखिक है चाहे लिखित है, न्यायालय की निंदा अगर की जाती है, ये आपराधिक अवमानना है। सरदार सरोवर परियोजना पर अदालत के फैसले के खिलाफ फैसले के खिलाफ उसने बयान दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी मानते हुए बुकर पुरस्कार विजेता था अरुंधति राय को 1 दिन के साधारण कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। इसी प्रकार मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष बोरो बाबू वाला मामला, ध्यान से समझना। मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष बोरो बाबू के मामले में अध्यक्ष साहब ने सदन के कुछ सदस्यों को दल बदल के आधार पर निरह अयोग्य कर दिया और सचिव को कहा कि इनको वेतन मत देना। तो सदस्य जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष के आदेश को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि इनके वेतन का भुगतान कर दिया जाए। अब अध्यक्ष साहब तो कह रहे हैं सचिव को वेतन ना दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वेतन दे दिया जाए। तो सचिव ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए भुगतान कर दिया, तो अध्यक्ष ने सचिव को नौकरी से निकाल दिया। तो सचिव गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सचिव को नौकरी से हटाया जाना असंवैधानिक है, उसे बहाल किया जाए। अध्यक्ष ने उक्त आदेश की अवहेलना करके न्यायालय की अवमानना की है, और कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष के पास में ये पावर कहां से आई है कि साहब 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। तो कोर्ट ने कहा कि जब अध्यक्ष साहब 10वीं सूची के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो न्यायालय को सुपरसीड नहीं कर सकते। आपने देखा मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष बोरो बाबू वाला मामला, तो आपने देखा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 129 माननीय उच्चतम न्यायालय को कंटेम्प्ट ऑफ जो है कोर्ट की शक्ति, अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है। कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से तात्पर्य 2 बातों से है।
कार्रवाइयाँ लिखित होगी, सर्वदा संजय रखा जाएगा ताकि वक्त जरूरत जो है पूर्व निर्णय के रूप में जुडिशियल प्रेसिडेंट के रूप में जो है काम आए तथा ऐसे न्यायालय को अपने अवमान के लिए दंड देने की भी शक्ति है। अवमानना दो प्रकार की है, सिविल और क्रिमिनल। 5 बातें कंटेम्प्ट में नहीं आएगी। निर्दोष प्रकाशन व उसका वितरण कंटेम्प्ट नहीं है। न्यायिक कार्रवाइयों की रिपोर्टों का सही और उचित प्रकाशन न्यायालय की अवमानना नहीं है। न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना कंटेम्प्ट में नहीं आएगा। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की ईमानदारी पूर्ण की गई शिकायत अवमानना नहीं है तथा न्यायालय की गुप्त बैठकों की कार्रवाइयों की रिपोर्टों का सही और उचित प्रकाशन कंटेम्प्ट नहीं है। अब न्यायिक अवमानना के लिए 6 माह का कारावास, 2000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों ही दिए जा सकते हैं। एक न्यायाधीश को भी अपने न्यायालय के अवमान के लिए दंडित किया जा सकता है। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेस गुजरात राज्य, अरुंधति राय बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय का मामला, मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष श्री बोरो बाबू का मामला आपने देखा। आपसे प्रश्न पूछे कंटेम्प्ट क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कितने प्रकार की है। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार 2 प्रकार की है और फिर आपने इसके एक्सेप्शन देखे। ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। अंत में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस निवेदिता हिंदी एवं विधिक चैनल को आप सब्सक्राइब करके आने वाले समय में अन्य प्रकार की परीक्षाओं में संबंधित विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जय भारत, जय हिंद।